हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की जो है क्लास लेकर आए हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 है, जिसका नाम है सरल रेखाएं। जो चैप्टर का नाम है वो है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम कुछ सूत्र को डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 10 के सूत्र हैं, जो कि आपने पहले पढ़े होंगे। उसी सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि ये आगे बहुत इसके आगे जो है काम में आपके यूज आएंगे सवालों में। तो इसलिए पहले उन सवालों को इनको हल करते हैं। इन सूत्र को देखते हैं पहले। सबसे पहले जो सूत्र होता है नंबर 1, दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में जो है क्या, इसका मतलब ये होता है जैसे कि जो है कोई बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक बिंदु यहाँ पर जो है P और Q दे रखे हैं। ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब इनके बीच की जो हमें ये दूरी डिस्टेंस याद करनी है, तो इसे बोलते हैं दूरी सूत्र। तो जो सूत्र होता है इसका दूरी सूत्र, हम ये कह सकते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र होता है। इसके बाद कोई दूसरा सूत्र हम लिखते हैं। इसका दूसरा सूत्र है हमारा विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। विभाजन सूत्र, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है विभाजन सूत्र का जो है एक दूसरा नाम होता है इसका खंड सूत्र के नाम से आ जाता है कि खंड सूत्र क्या होता है। खंड सूत्र, तो इसको समझते हैं। इसमें देखो क्या होता है, विभाजन जो है ये दो प्रकार से विभाजन होता है। एक तो होता है अंत्य विभाजन। अगर बात करें अंत्य विभाजन की, अंत्य विभाजन, तो अंत्य विभाजन में जो है जैसे कि यहाँ पर जो है एक लाइन है हमारे पास, और यहाँ पर जो है ये P है और ये बिंदु Q है, और इसका मध्य बिंदु R है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं कि x1 y1। अच्छा, इसको जो है एक काम करते हैं, हम इसे लिखते हैं। यहाँ जैसे बिंदु P है और x1 y1, और इस Q के जो निर्देशांक है वो है x2 y2। अब यहाँ पर जो है अंत्य विभाजन का मतलब है कि इसको डिवाइड किया गया है किसी अनुपात में, m1 और m2 के अनुपात में। अब यहाँ से जो है एक सूत्र जो है हमारा बनता है, उस सूत्र को समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं r के निर्देशांक। इस r के निर्देशांक हम कह सकते हैं, जैसे x y मान लिए, तो हमें r के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम लिखेंगे r के निर्देशांक। r के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है वो समझेंगे इसको। तो देखो इसका तरीका ये होता है, जैसे कि जो है हमें लेना है m1। तो m1 की जो गुणा करनी है, जैसे कि ये हमारे पास बिंदु लिखे हुए थे, यहाँ पर जैसे बिंदु Q था तो x2 y2 लिखा हुआ था, तो हमें क्या करना है m1 की इसकी मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस। तो m1 का x2 से जाएगा, ये देखो। तो m1 की जो गुणा करेंगे हम वो x2 के साथ कर देंगे, फिर प्लस, और आप क्या करेंगे, ये m2 इधर है अनुपात में, तो m2 की x1 से करेंगे इधर, तो m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है इसका। तो ये हमारा जो है अंत्य विभाजन का सूत्र है। इसी प्रकार से एक दूसरा सूत्र है इसका, जो बाह्य विभाजन बोलते हैं, सेकंड वाला सूत्र जो है जिसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में जो सूत्र है वो कैसे होता है, देखो पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर जो है ये दो बिंदु है P और Q, ये P है और ये Q है। अब इसके बाहर कोई बिंदु R है, देखो इसमें जो है बिंदु R बीच में था, अंदर था मतलब इन दोनों के, लेकिन यहाँ पर जो कोई बिंदु बाहर है और ये बिंदु R कोई है बाहर। अब हमें क्या निकालना है, अब इनका अनुपात भी दे रखा है। देखो इसका अनुपात हमने समझ लो ये m1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमने मान ली m1, और इसके बीच की दूरी m2 मान ली हमने। ये यहाँ के जो निर्देशांक है वो x1 y1, और यहाँ के जो निर्देशांक है वो x2 y2। तो सूत्र तो सेम रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बस इतना सा अंतर रहता है
सूत्र सेम रहता है बाह्य विभाजन में। तो अगर बात करें हम आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, तो बिंदु आर के जो निर्देशांक हो जाएंगे सूत्र सेम रहेगा आपका m1 x2 प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है अभी हमने x के लिए लिखा, y के लिए भी लिखा जाना है। चलो देखो थोड़ा सा जो है यहाँ को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने x के लिए लिखा था, जिस प्रकार से हमने x के लिए लिखा है इसी प्रकार से y के लिए भी लिखना था हमें। देखो जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, अगर y की बात करें कि m1, इसको चलो अभी बाद में करते हैं, m1 की जो है m1 की गुणा यहाँ पर by2 के साथ हो जाएगी, तो by2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा m2 और by1, और नीचे यही रहेगा m1 प्लस m2। ये पूरा सूत्र होता है, क्योंकि हमने x की जगह x के लिए भी लिखना है, y के लिए भी लिखना है, तो ये पूरा सूत्र होता है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो है आपका हमने बंद कर दिया बॉक्स में इस टाइप। अब देखो r के लिए लिखते हैं, तो r के लिए तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका m1 x2 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा m2 x1 बटे m1 माइनस m2, फिर एक कोमा लगाएंगे, फिर y के लिए लिखना है हमें, तो m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे m1 माइनस m2, ये y के लिए दो आपके सूत्र बन जाते हैं। तो ये बिंदु R का जो सूत्र है ये अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के दो सूत्र हैं। करते हैं सूत्र नंबर 3 लिखते हैं इसका, तीसरा सूत्र। देखो तीसरा जो सूत्र है वो है हमारा मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें देखो किस टाइप का सूत्र रहता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और फिर y1 प्लस y2 बटे 2। बट डायरेक्ट सूत्र याद रखना आपको, मध्य बिंदु की अगर बात आती है तो ये सूत्र लिखना आपको, ये याद रखना है। इसके बाद देखो आगे जो है एक सूत्र और है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र रहेगा उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई त्रिभुज है और इसके निर्देशांक हमने मान लिया, जैसे ए, ये बी और सी, ये दो इनके पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2, x3 y3, ये इसके जो है निर्देशांक दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, ये इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, इसका सूत्र समझते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, तो देखो इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले जो है हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब देखो इसमें जो है सबसे पहले हम लिखेंगे x, और देखो इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, y माइनस y कर दो, यहाँ पर प्लस लगा दो, फिर x लिख दो, y माइनस y कर दो, फिर प्लस, और यहाँ लिख दो x और y माइनस y। लेकिन इसमें जो है आपको नंबरिंग देनी है, तो 1 2 3, तो इसका तरीका होता है, इसको जो है 1 2 3 जो लिखेंगे एक चक्रीय रूप में लिखेंगे। जैसे चक्रीय रूप का मतलब है कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 1, तो x1 तो 1 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब तो 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट कर दिया अब हमने। अब इसके बाद यहाँ x वाला देखेंगे, x वाला 1 है तो इसका मतलब x, इसके बाद ये वाला 2 होगा। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद फिर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ये चक्रीय जो है आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है इसमें। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो x2 के बाद x3 आता है, यहाँ पर 3 लिख दिया, और 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, और 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा। तो ये सूत्र याद करने का तरीका होता है इस टाइप से, समझ के याद करेंगे आपको याद भी रहेगा। इसमें एक सूत्र और लिखते हैं,
पांचवा सूत्र, सरेख की शर्त, सरेख की शर्त, तो सरेख सरेखता की शर्त, सरेखता की शर्त। देखो सरेखता की शर्त का मतलब ये होता है यदि एक ही जो है, एक ही जो है एक लाइन है और एक तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है तो उसे बोलते हैं सरेखता, सरेख होना। तो इसका जो है एक कंडीशन तुम्हें बस ध्यान रखनी है, आपको ये लिखना है कि इस तरीके में जो है, इस केस में जो है त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। बस ये ध्यान रखना है। यदि कहीं आता है कि सरेखता की शर्त है या सरेखता के बारे में आता है तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर होगा। चलो अब आगे करते हैं। इसके बाद जो है देखो इतना सब कुछ जो है ये हाई स्कूल का पोर्शन था। अब आपका जो है कक्षा 11 का जो सिलेबस है, अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होगा। यहाँ तक का जो है सभी कक्षा 11 कक्षा हाई 10वीं तक का ये था आपका जो सूत्र थे आपके सब हाई स्कूल के थे। देखो ये सूत्र नंबर 6 करते हैं हम। देखो रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, तो रेखा की ढाल मतलब इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ऑफ लाइन, रेखा की ढाल। देखो इसका मतलब क्या होता है, ढाल का मतलब समझते हैं पहले क्या मतलब होता है इसमें। जैसे कि ये जो है हमारे पास कोई एक्स अक्ष है और ये हमारे पास देखो ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है और कोई लाइन है इस टाइप से, तो ये जो ढाल है इसको हम बोलते हैं ढाल या झुकाव। ये होती है आपकी ढाल या झुकाव। इसमें देखो यहाँ पर जो कोई ये जो कोण बनता है इसे हम झुकाव बोलते हैं, झुकाव। कितना झुकाव है, तो थीटा झुकाव है। तो देखो रेखा का झुकाव जो होता है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो झुकाव होगा उसे हम थीटा कहेंगे। अब इसमें ये तुम्हें ध्यान रखना है कि झुकाव का जो मतलब होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। अब इसका जो एंगल बनेगा हमेशा जो घड़ी की सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये एंगल बनता है हमारा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है थीटा का मान बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे यदि, इसकी कंडीशन लिखेंगे यदि रेखा का झुकाव दिया है, यदि रेखा का झुकाव दिया हो, दिया हो, यदि रेखा का झुकाव दिया हो तो इसमें क्या होता है, देखो ये होता है हमारा कि रेखा, रेखा जो है, रेखा का झुकाव थीटा, झुकाव को बोलेंगे थीटा, रेखा का झुकाव थीटा द्वारा, झुकाव थीटा रेखा के द्वारा, मतलब रेखा ये वाली जो लाइन है हमारे पास, रेखा द्वारा, रेखा द्वारा एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, इसे हम बोलते हैं झुकाव या ढाल। अब इसका हम क्या लेते हैं, जो झुकाव ये हमारा ढाल होता है इसका हम टैन ले लेते हैं, टैन। मतलब रेखा की जो है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेखा
कि रेखा का ढाल या रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, इस ढाल को बोलते हैं प्रवणता भी बोलते हैं, एक नया नाम है प्रवणता। तो रेखा की ढाल कह दो, ये प्रवणता कह दो। इसको जो है हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम। और एम का मतलब होता है झुकाव। देखो भाई एम का मतलब क्या होता है, जो झुकाव होता है, झुकाव का tan ले लेते हैं। तो देखो जो ढाल है या प्रवणता है, इसको हम एम से लिखते हैं, एम बराबर होता है, इस tan का मतलब होता है tan। और ये जो थीटा है ना, ये झुकाव को दर्शा रहा है, इसे हम लिखेंगे ना tan थीटा। तो हम ये कह सकते हैं एम बराबर tan थीटा। तो इसे बोलते हैं एम बराबर tan थीटा को हम बोलते हैं रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता। और थीटा का मतलब यहां पर होता है झुकाव। तो देखो आगे बढ़ते हैं अभी। देखो इसका दूसरा सूत्र आता है एक और, मतलब जो आपके लाइन की है स्लोप था, इसका सेकंड पार्ट है इसी का। यार एक काम करो, इसका जो सूत्र नंबर शायद 6 या 7 है, 7 नंबर का होगा ये। यदि रेखा, देखो ये अभी हमने जो पढ़ा है वो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, एक तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब इसके आगे 7 नंबर पे, 7 नंबर पे देखो ये होता है यदि रेखा पर स्थित, यदि, इसको समझेंगे अभी। देखो यदि रेखा पर स्थित, यदि रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए गए हों, दो बिंदु, दो बिंदु दिए गए हों, दिए गए हों, तो हमारी ढाल क्या होगी हमें ये बताना है, झुकाव कितना होगा ये बताना है। कि एक रेखा है, देखो जैसे कि जो है ना, इसको देखो समझते हैं, इस टाइप से कोई रेखा दे रखी है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। तो एक रेखा पर दो बिंदु है, अब इसका हमें ढाल निकालनी है। तो इसका सूत्र देखो, अभी करते हैं इसको, देखो किस टाइप से बनाएंगे हम। इसके लिए जो है हम पूरा, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा बाई, इसका डायग्राम समझते हैं, ये बाई अक्ष है। अब देखो इसमें एक लाइन है हमारी, एक लाइन खींच देते हैं, इस टाइप से ये लाइन है हमारी। चलो भाई यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, सपोज करो, अच्छा इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, है ना। लाइन हमने ऐसे बनाई इसकी, और यहाँ पर जो है एक बिंदु यहाँ पर है, सपोज करो एक बिंदु यहाँ पर है, और इसका जैसे ये पी है और ये यहाँ पर ये क्यू है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखो ये वाली जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हमने नाम दे दिया, ये वाली x1 है, ये वाली दूरी x1 है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है बिंदु है, अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये वाली जो दूरी है ये x2 है, क्योंकि x अक्ष की तरफ है तो x1 x2 नाम होंगे, तो ये हमारी x2 है। इसी प्रकार से देखो अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब जो है अगर हम इसको इससे मिला दें ऐसे टाइप से देखेंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु आएगी आपका, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। और अगर हम इसको इससे मिला दें, देखो इस टाइप से, तो ये हमारा जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम नाम देंगे y2। ये वाली जो दूरी है ये हमारी y2 है। तो अब यदि हम इस लाइन को सीधा करते हैं इस टाइप से, तो देखेंगे हम ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये। अब जब एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की x2 है पूरी दूरी। अगर बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, कुल में से ये वाली घटा दो तो ये वाली दूरी निकल जाएगी, मतलब x2 माइनस x1, ये दूरी बैठेगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बैठेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो y2 टोटल तो y2 है और ये y1 है, तो ये वाली जो दूरी बैठेगी ये y2 माइनस y1 बैठेगी। अब इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना था वो थीटा बना था, तो यहाँ पर भी कोण थीटा है, क्योंकि ये संगत कोण बनेंगे आपके, ये थीटा कोण बनेगा।
तो अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि अभी पिछले सूत्र में पढ़ा था कि m बराबर यहाँ tan थीटा होता है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसका ढाल जो है दोनों का सेम आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा एक सूत्र बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि m बराबर बताना, यहाँ से m बराबर क्या होगा, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा के बराबर होता है, तो m बराबर tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसमें लंब क्या है, देखो अगर ये हमारा एक त्रिभुज है, ये अगर हमारा एक त्रिभुज है तो ये हमारा आधार होता है और ये लंब होता है। तो बात करें यदि हम, ये हमारा आधार है और ये लंब है, तो लंब बटे आधार, तो लंब है y2 माइनस y1, यहां से यहां तक की दूरी लंब है, और बटे ये आधार है x2 माइनस x1। तो हम ही कह सकते हैं यहां से एक सूत्र और बनता है कि ym बराबर बनता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये भी जो है हमारा एक प्रवणता यानी ढाल का सूत्र है। इस सूत्र में क्या अंतर है, इसमें ये सूत्र तब ध्यान आपको लगाना है कि जब आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक ही लाइन को उसका झुकाव दे रखा है ना। एक होता है m बराबर tan था, वो एक ही लाइन के लिए था, मतलब एक ही बिंदु के लिए था, तो दोनों में अंतर ये होता है। तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये सूत्र है हमारा। देखो भैया अब इसके आगे सवाल करते हैं, इसे रब कर देते हैं पहले। अब जो सवाल करेंगे वो इसी सूत्र पे करेंगे आधारित। सवाल में सबसे पहले हम उदाहरण करेंगे 9.1 के जितने भी उदाहरण है, पहले हम उदाहरण को समझेंगे ध्यान से। सूत्र अभी और भी हैं और जो है आगे कराएंगे, पहले सवाल एक उदाहरण कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये एनसीईआरटी की किताब जो है कक्षा 11 मैथ एनसीईआरटी है ना, इसी बुक के उदाहरण चल रहे हैं। उदाहरण नंबर 1, देखो उदाहरण नंबर 1 ये है, उन रेखाओं के ढाल याद कीजिए, उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो, अब इसमें देखो पहला सवाल है इसमें ए नंबर पर 3 माइनस के 2 और माइनस का 1 4 बिंदुओं से होकर जाती है, बिंदुओं से होकर जाती है। देखो हल करते हैं इसको। ये हमें क्या दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये दिया है और एक दिया है, दो बिंदु है। अब इसमें जैसे कि ये लिखा है 3 और माइनस के 2, फिर दूसरा बिंदु माइनस का 1 और 4। अब इसमें देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो है x1 है, ये y1, x2 y2। अब हमें क्या निकालना है, देखो दो बिंदु होकर जाने, ढाल, ढाल का मतलब m, तो m इसमें दो बिंदु का जिक्र हुआ है, दो बिंदु दिए भी हैं, दो बिंदु वाला अभी सूत्र लिखवाया था कि m बराबर क्या होता है, देखो भाई y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये सूत्र है। डायरेक्ट इसमें मान रखते हैं, y2 का मान देख लो भाई, y2 का मान है 4, माइनस ऐसे लगा देंगे, y1 का मान है माइनस के 2, तो माइनस के 2 एक बार लिख के बता देंगे, और बटे x2 का मान है माइनस के 1, और फिर x1 का मान है 3, तो माइनस के 3, ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 2 और बटे माइनस के 4, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों जोड़ देंगे माइनस के 4। अगर हम आगे हल करें इसको तो ये आ जाएगा 4 2 6 बटे माइनस के 4, इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 3 6, तो माइनस के 3 बटा 2 इसका आंसर आ जाएगा। देखो बी को इसका बी पार्ट करते हैं, सवाल नंबर 20 का। ये है आपके पास 3 माइनस के 2 और 7 माइनस के 2 बिंदुओं से होकर जाती है, बिंदुओं से होकर जाती है।
बिंदुओं से होकर जाती है। अब हमें क्या करना है, इसकी ढाल निकालनी है। देखो भाई, ढाल निकालेंगे तो ढाल का सूत्र m बराबर, ढाल को हम बोलते हैं m, तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर। अच्छा, इसमें लिख लेते हैं कि ये जो बिंदु हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसमें मान रखते हैं, y2 का मान है -2 और -1, तो -2। देखो यहाँ पर y2 का मान जो दिया है -2 हमने लिख दिया, फिर ये माइनस का चिन्ह और फिर -2, तो -2 ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और x2 का मान है 7 और फिर माइनस, और x1 का मान है 3, तो ये आ जाएगा -2 +2 बटे 4, तो ये हो जाएगा 0 बटे 4 बराबर 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं इसका। देखो सी में क्या दिया है, 3, -2 और 3, -2 और 3, 4 बिंदुओं से होकर जाती है, बिंदुओं से होकर जाती है। करते हैं इस सवाल को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हमें ढाल निकालनी है m बराबर, पहले सूत्र लिखेंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर का चिन्ह, y2 का मान है 4 माइनस y1, देखो y1 का मान -2 दे रखा है, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में करके -2 बटे x2 का मान है 3 और -x1 का मान है 3। देखो भाई यहाँ पर भी जो है आपका आ जाएगा 4 + 2 बटे 0, मतलब ये आ जाएगा 4 2 6 बटे 0। देखो भाई 6 बटे 0 है। अब इस सवाल में और इस सवाल में दोनों में अंतर है। एक बात बताओ, यहाँ पर 0 जो है ऊपर लिखा है, यहाँ 0 नीचे लिखा है। ऊपर 0 लिखा तो उसको हमने 0 लिख दिया, लेकिन बात ये आती है यदि नीचे 0 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको 0 नहीं लिखेंगे, इसे या तो बोलेंगे हम अनंत, इन्फिनिटी, या इसका एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब इसको जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो या इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। इसे हम कह सकते हैं अपरिभाषित। ये हमारा अपरिभाषित है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका डी पार्ट करते हैं भाई। डी पार्ट देखेंगे क्या है इसका। देखो डी पार्ट में थोड़ा सा अलग दिया है। इसमें डी पार्ट में ये दिया है कि धन एक्स अक्ष से, धन एक्स अक्ष से 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसमें जो है हमें एक्स अक्ष दे रखा है सिर्फ, और 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो इसमें जो पहला वाला सूत्र बताता है ढाल वाला है, क्योंकि हमें ढाल निकालनी है, और ढाल के दो सूत्र हमने लिखा है आपको, m बराबर tan थीटा और एक m बराबर जो बीच में लगाया था हमने कि m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और एक ये होता है m बराबर tan थीटा। अब इसमें देखो x अक्ष से, तो m बराबर यहाँ पर डायरेक्ट थीटा का मान है, तो झुकाव ये हमारा थीटा है, झुकाव मतलब, तो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो m बराबर tan 60 का मान √3,
तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल के सभी पार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें थोड़े से आगे और सूत्र लिखते हैं, सूत्र को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब जो सूत्र हैं, पहले हेडिंग लिखेंगे हम, दो समांतर, दो दो रेखाओं लिखो, दो रेखाओं के समांतर, दो रेखाओं के समांतर, दो रेखाओं के समांतर, दो रेखाओं के समांतर तथा लंबवत होने पर, तथा लंबवत होने पर प्रतिबंध, मतलब कुछ शर्तें होती हैं इसकी, प्रतिबंध होते हैं, कुछ शर्तें होती है, उसको हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम पढ़ेंगे समांतर के बारे में। तो दो रेखाएं यदि समांतर है, तो इसमें जो है पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं समांतर है, तो समांतर हो तो समांतर का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास कोई अक्ष है, मतलब ये जो है एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इसमें दो लाइन है कोई भी, और वो जो एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब जैसे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर जो एंगल बन गया है इसको हमने बोल दिया θ1, और यहाँ पर एंगल बन गया θ2, अलग अलग नाम देते हैं हमने इसको। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो ढाल होगी वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट में सूत्र याद रखना है, क्योंकि जो है सूत्र ही इसके आगे काम आएंगे। तो यहाँ पर जो है जब ये θ1 θ2 बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई tan θ1 बराबर होगा tan θ2 के, और m बराबर क्या होता है tan θ, मतलब इसको हम लिखते हैं m1 बराबर है m2 के। तो यही कंडीशन है कि m1 बराबर होता है m2 के, है ना। जब समांतर का अगर कहीं जिक्र होता है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं, तो उस केस में क्या होता है कि m1 बराबर होता है m2 के, तो उसमें जो कह सकती है रेखा दोनों समांतर है। अब इसका देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में यदि दो रेखाएं लंबवत हो, तो यदि दो रेखाएं लंबवत हो, तो लंबवत हो तो उसमें क्या होता है देखो। अब लंबवत का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास भाई एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। इसमें लंबवत होने का मतलब क्या होता है कि वे एक दूसरे को जो है काट रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे कि ये इस टाइप से, और इनके बीच जो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन जाए, तो इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं, जो लाइन है, ठीक है, इसको लंबवत रेखाएं हम इनको बोल सकते हैं। और ये जो लाइन है, जैसे कि ये m1 है और एक को m2 नाम दे दिया हमने, है ना। ये जो है हमारे पास m1 और m2, इसकी जो ढाल है ये, इसी प्रकार से ऊपर दे रखी थी लाइन, ये m1 ढाल है, इसका m2 ढाल है। तो ये लंबवत का मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच। तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है m1 और m2 बराबर होता है -1 के, बस ये सूत्र तुम्हें ध्यान रखना है। m1 गुणा m2 बराबर होता है -1, और समांतर के केस में m1 बराबर होता है m2 के, बट डायरेक्ट सूत्र हमें याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप इसको एक अच्छे से एक बार रिवीजन इसका कर लीजिए, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।